हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम में एसएसटी का जो डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर एनुअल एग्जाम के रिगार्डिंग इशू किया गया ना, उसी को समझाने जा रहा हूँ। हिंदी मीडियम की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो भी देख सकते हैं। टाइमिंग आपकी 2.5 घंटे की रहेगी। 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सेम पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। आप देख रहे पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस पेपर को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो एमसीक्यू के क्वेश्चन के आंसर अपने आप भी बताना, और फिर अगर आप कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं कि आपके कितने सही आंसर निकले थे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें मतलब आपको करेक्ट मैच बताना है, इसमें से कौन सी चीज बिल्कुल सही लिखी गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कॉन्साइंस क्या है, मतलब क्या है उसकी अंतरात्मा। तो आप बताओगे फंडामेंटल राइट है उसका, तो इसका आंसर क्या है? डी। बाकी सारी बातें यहाँ गलत लिखी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर करेक्ट बताना था। अब है सेकंड, ये कह रहा है आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि जो सेकुलर कंट्री है ना, उसके रिगार्डिंग। किसे कहते हैं सेकुलर? देखो, अगर कोई क्वेश्चन आया और अगर आपको उसका मीनिंग पता है ना, तो आप आराम से बता दोगे। सेकुलर का मतलब होता है जहां पर किसी कंट्री में ना किसी एक रिलीजन के फेवर में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, जहां पे सभी रिलीजन को ना इक्वल राइट दिए जाते हैं, उसे सेकुलर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सेकुलर के रिगार्डिंग है। तो देखो, पहली वाली लाइन बिल्कुल सेकुलर के रिगार्डिंग है, यानी कि इसका आंसर जो है दूसरे का क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। अब सेकंड क्यों नहीं है? तो दूसरे का फर्स्ट समझ में आ गया, ये आंसर है। अब सेकंड क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि केवल एक ही रिलीजन को राइट है वोट डालने का, तो हो ही नहीं सकता। और ये कह रहा है कंट्री जी के अंदर ना जो स्टेट है वो एक ही रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो है इसने फोर्थ में लिखा है कि जो कंट्री एच है ना, कंट्री जो एच है वहां पर वैल्यू जो वोट है ना वो वन रिलीजन का ज्यादा होगा। एक धर्म का वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, दूसरे धर्म की वैल्यू कम होगी, तो ये भी गलत है। तो हमें पता लग गया कि जहां इक्वल बात की जा रही है, तो इक्वल किसकी बात की जा रही है? पहले वाले में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? और पहले वाले कंट्री का नाम क्या है? ई। तो कंट्री ई किस में लिखा है? कंट्री ई ए में लिखा है। अगर कंट्री ई किसी और ऑप्शन में लिखा होता तो हम उस पर टिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा। देखो, इलेक्टेड मेंबर्स पूछ रहा है लोकसभा के अंदर, तो वो होते हैं 543। और कमेंट करके बताना कि राज्यसभा में कितने होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ। ये कह रहा आर्टिकल जो 21 है ना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 21 किस चीज की बात करता है? देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर है ना वो है राइट टू लाइफ। ठीक है, और ये आर्टिकल 21 में आता है। और आपको पता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में आता है? ये आता है 32 में। और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन पता है किस में आता है? ये आता है 23 एंड 24 में। और ये राइट टू इक्वलिटी किस में आता है? 14 से लेकर 18 में। ठीक है, तो थोड़ा मैंने कहा ये भी आपको बता दूं कि अगर ये पूछेगा तो आप ये भी बता देना, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें आए ना वो लॉन्ग में हो सकते हैं, ये थोड़ा चेंज होके आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सेम भी रिपीटेड हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ नंबर पर ये कह रहा है इन विच ईयर वाज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास। तो ये एससी और एसटी के लिए ना, मतलब इनके संरक्षण के लिए कब कानून पास किया गया था? ठीक है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये 1989 में पास किया गया था। ठीक है, उनको अत्याचार वगैरह से बचाने के लिए, किसी प्रकार का उनके साथ अन्याय ना, उसको यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। ये कह रहे मिट्टी बनाने में इनमें से किसका योगदान नहीं है? तो देखो, मिट्टी को बनाने में ना
ऑर्गेनिक मैटर का, टाइम का और क्लाइमेटिक फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और सोल फॉर्मेशन में सोल फॉर्मेशन कोई फैक्टर नहीं हुआ ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ फैक्टर ऑफ सोल फॉर्मेशन, तो इसका आंसर सोल फॉर्मेशन ही आ जाएगा, बी आंसर आ गया। फिर सेवंथ है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन विंटर सीजन, इस समय क्या उगा हुआ है? विंटर चल रहा है तो क्या उगा हुआ है? व्हीट, ठीक है। और जो आपको पता है रेनी सीजन में राइस होता है, और ये दोनों के मिड में होता है, इसे जायद क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। फिर एट्थ पर आ जाइए, तो इसका तो हो गया ना, ठीक है, इसका हो गया आंसर बी, व्हीट। फिर एट्थ क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया है कि आपको फैक्टर बताने जो अफेक्ट करता है इंडस्ट्री को बनाने के लिए। देखो, अगर मैं किसी फैक्ट्री को लगाना चाहता हूँ तो मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा? अगर मैं किसी फैक्ट्री को लगाना चाहता हूँ, मुझे रॉ मटेरियल देखने पड़ेंगे, मुझे लेबर भी चाहिए, मुझे मार्केट भी देखनी पड़ेगी, कैपिटल भी देखनी पड़ेगी, तो डी आंसर आ जाए, इसका सभी सही है। फिर ये कह रहे हैं आपको पता लगाना है कि एवरेज पॉपुलेशन कितनी है डेंसिटी ऑफ इंडिया की। देखिए, एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना इंडिया की, वो है 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब देखो, ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो डाटा है ना, ये 2011 के हिसाब से हम टिक करेंगे, ठीक है ना, आज के हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 10th नंबर पे आ जाइए। देखिए, ये स्टेटमेंट 1 लिखिए, स्टेटमेंट 2 लिखिए। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो सबसे पहले चेक करना है कि ये दोनों ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। ये कह रहा है रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्विकली रिन्यूड हो जाते हैं, रिप्लेनिश होते हैं, दोबारा से बन जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक लिखा है। ये कह रहा है स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये जो है लिमिटेड होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। दोनों बातें ठीक लिखिए, ट्रू लिखिए, तो हम किस पे टिक कर देंगे? जब दोनों बातें ट्रू हैं तो देखो किस ऑप्शन में दोनों बातें ट्रू लिखी हैं, पहले में लिखी हैं, तो ए आंसर आ गया इसका। फिर 11th पर आ जाइए। ये कह रहा है अब आपको भी यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं और फिर आपको इनके बेस पर आंसर बताना है। देखो, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो सबसे पहले ये चेक किया करो कि दोनों ट्रू हैं, फिर देखा करो क्या नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। ये कह रहे महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था चंपारण मूवमेंट इन बिहार में 1917 में, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। ये कह रहे ब्रिटिश जो थे ना, वो सपोर्टर थे इंडिगो फार्मर्स के। अरे, अगर इंडिगो फार्मर्स के ब्रिटिश सपोर्टर होते तो महात्मा गांधी को चंपारण मूवमेंट चलाना ही नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल फोर्स लिखा है और ये ट्रू लिखा है, तो ए सही है, आर गलत है। ए ट्रू है और आर जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ गया? सी आ गया, ठीक है। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। फिर 12th है, ये कह रहा है इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइंड। जो ट्रीटी ऑफ सालाबाई है ना, ये कह रहा है ये किस ईयर में जो है साइन की गई थी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में काफी आते हैं, झांसी की रानी से जुड़े हुए भी, नाना साहब से भी जुड़े हुए, तो आपको अच्छे से लर्न करने। ये 1782 इसका आंसर है, ठीक है। अभी डेट तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको अच्छे से बुक में से निकाल निकाल के नोट्स बनाने पड़ेंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए नोट्स लेकर आऊँ। ये कह रहे बिरसा मुंडा जो है उनकी जो डेथ हुई थी ना वो 1900 में, तो किससे हुई थी? तो वो हुई थी कॉलेरा से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है एट विच प्लेस डिड बहादुर शाह जफर डाई, तो किस जगह पर बहादुर शाह जफर की मौत हुई थी? तो वो हुई थी रंगून की जेल में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उन्होंने कब शांति निकेतन को जो है वो स्टार्ट किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो शांति निकेतन को स्टार्ट किया था वो 1901 में किया था। तो देखो, ये एमसीक्यू हो गया। अब हम सारे ये देखो यहाँ लिखा वेरी शॉर्ट आंसर्स, फिर हम शॉर्ट आंसर सारे करेंगे, ठीक है, एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे मेंशन कीजिए कि 2 वर्क बताइए जो ज्योतिबा फुले के द्वारा सोशल रिफॉर्म के लिए किया गया था, मतलब समाज में सुधार करने के लिए उन्होंने 2 जो सबसे बड़े काम करे थे उसको बताना है।
और यहाँ बी लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर वर्क बताना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ने जो किया था विडोज की रीमैरिज के लिए, मतलब विधवा की दोबारा शादी हो जाए उसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किया। वैसे तो एग्जाम में आपको दोनों में से एक करना होगा, यहाँ मैं सारे करवाऊंगा क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी एग्जाम में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आंसर मैं पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये था ना कि आपको बताना है कि ज्योतिबा फुले ने सोशल रिफॉर्म के लिए, मतलब समाज में जागरूकता लाने के लिए कौन कौन से 2 कदम उठाए। तो पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने जो है ना लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए ना कदम उठाए, काम किया। और उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कास्ट के बेस पर, उसका अपोज किया उन्होंने। और दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खुलवाए और जो बैकवर्ड क्लासेस थे ना उनके लिए भी स्कूल खुलवाए और एजुकेशन को प्रमोट करवाया उनके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, उन्होंने विडो की रीमैरिज के लिए क्या क्या कदम उठाए। यहाँ पर मैंने नंबर्स नहीं डाले ना, तो नंबर्स अब डाले ना, क्योंकि जितना अभी टाइम बहुत सारे अब आपके लिए बनानी है चीजें, अलग अलग क्लासेस के लिए बनानी है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। तो विडो की रीमैरिज के लिए उन्होंने क्या क्या यहाँ पर उन्होंने काम किया। तो ही स्ट्रांगली सपोर्टेड विडो रीमैरिज, उन्होंने विडो की दोबारा शादी होए, ठीक है, इसके लिए उन्होंने सपोर्ट दिया। उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई, रेज पब्लिक अवेयरनेस थ्रू राइटिंग, लिख लिख कर उन्होंने काम करा। फिर हिज एफर्ट लेड टू द पासिंग ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट, और उनकी ये कोशिश रंग लाई और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, मतलब विधवा की दोबारा शादी हो सके, एक कानून बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो रोड सत्याग्रह है ना, इसके कारण क्या थे, ठीक है। तो आंसर आप लिखेंगे कि जो रोलट एक्ट था ना, उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अलाउड हो गया था कि वो इंडियन को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में लिख देना इट वॉलेटेड सिविल लिबर्टीज, इससे आम लोगों को जो स्वतंत्रता मिलती है ना वो नहीं मिल रही थी अब। एंड क्रिएटेड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अमंग इंडियंस, और इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर रिसेंटमेंट फैलने लग गई थी जो हमारे इंडियन लोग थे, ठीक है। तो रिसेंटमेंट का मतलब होता है लोगों में बहुत ज्यादा रोष, हिंदी वर्ड है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है इनमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इसने बोला है फोर्थ पे, एनालाइज करना है द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये पब्लिक फैसिलिटीज में क्या योगदान देती है। देखो आप अपने आसपास भी देखो, पानी की सुविधा प्रदान करती है, सड़कें वगैरह बनवाती है, तो आप कुछ भी अपने तरफ से बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ जो भी लिखा है वो एग्जाम्पल के तौर पर है, और ये भी 100% बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसे बना बना के लिखने वाला क्वेश्चन है ये कि गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल निभाती है। तो आप लिखोगे आंसर में, गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सारी एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड्स की, सैनिटेशन, सफाई वगैरह की। फिर दूसरे पॉइंट में देखो जितने नंबर का उसी के हिसाब से, ठीक है। और ये जो फैसिलिटीज होती है इससे इक्वलिटी मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है सिटीजन्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बोला गया कि आपको बताना है कि ये जो PIL होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट से लॉन्ग में आता ही आता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका रोल क्या है इंडियन के जुडिशियल सिस्टम में। और दूसरा क्वेश्चन अगर ये नहीं करना तो ये कह रहा है कि आपको सिविल सूट्स के एग्जाम्पल देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है ना 2 प्रकार के सूट्स होते हैं, एक सिविल होता है, दूसरा क्रिमिनल होता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके आंसर समझो। देखिए पहले PIL के बारे में आपको बता दूं। देखो जो गरीब लोग होते हैं ना, कई बार बहुत सी समस्या को फेस करते हैं, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उनकी ओर से कोई व्यक्ति चला जाता है ना, ताकि उनके साथ न्याय हो सके, वो होती है PIL, ठीक है। तो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो लिटिगेशन जारी की जाती है ना, या अप्लाई की जाती है जुडिशरी के अंदर, वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये करती क्या है, ये हेल्प करती है, ठीक है, पुअर के राइट को प्रोवाइड करने में। जो डिसएडवांटेज पीपल है ना, जिनको सुविधाएं नहीं मिलती, अनेक प्रकार की समस्या को झेलते हैं, उनको ये मदद पहुंचाती है। दूसरा इससे क्या होता है, जो सिटीजन होता है ना, वो कोर्ट में जो है उसकी पहुंच बन पाती है, ठीक है। और वो पब्लिक जो इंटरेस्ट की जो चीजें है ना, वो जो है सामने आ पाती है, वो सॉल्व हो पाती हैं, ठीक है। उसके बाद था कि सिविल सूट के एग्जाम्पल। तो देखो सिविल सूट में क्या होता है कि ना, नॉर्मली आपको ऐसे बता दूं जनरली
इसमें पहले एफआईआर होती है, फिर अगर कोर्ट पाती है किसको गिल्टी करना है, सजा देनी है, तो उसे फिर सजा होती है। जबकि क्रिमिनल में आपको पहले जेल में डाल देंगे, ठीक है, और फिर एफआईआर भी हो सकती है। मतलब उसमें चोरी वगैरह करना, मर्डर वगैरह करना, बहुत ज़्यादा हाई जो होते हैं ना सूट्स वो होते हैं। सिविल में जैसे मान लो प्रॉपर्टी को लेकर दो जनों में आपस में कोई बात हो गई है, ठीक है, किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया है, वादा किया था उस बात को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को लेकर, तो ऐसी चीजें जो है ना ये सिविल सूट्स में आती हैं, ठीक है। तो देखिए हमने ये कर लिए हैं वेरी शॉर्ट। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो देखिए ये छठा है, यहाँ पर फिर दो में से एक करना है। यहाँ लिखा है कि एनालाइज करिए द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उसको आपको एनालाइज करना है। अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको इंडियन के फेडरलिज्म के बारे में बताना है। 3 नंबर का है, ठीक है। देखिए अब आंसर पढ़ता हूँ, और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे संसद वगैरह होती है। तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ बताओगे कि इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पर वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के प्रति, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात चल रही है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो भी काउंसिल होगी मिनिस्टर की वो जिम्मेवार होगी लोकसभा के प्रति, ठीक है। बाकी आपको और भी बहुत सी चीजें पता होंगी, आप वो भी लिख सकते हैं। फिर इसके और वाला भी देख लेते हैं। देखिए इंडियन फेडरलिज्म के बारे में। देखो इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। इंडिया में फेडरल सिस्टम है। पता है फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहां पर दो या दो से अधिक लेवल पर गवर्नमेंट होती है। तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द पावर ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों की पावर को क्लियरली डिफाइन करता है। अगर आप वो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो कि सेंटर के पास क्या क्या पावर्स है। जैसे जो भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो भी मनी के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। स्टेट में जैसे आप ट्रेड का बताना चाहते हो, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बताना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तीसरा, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अगर सेंटर स्टेट में कोई भी अगर बात हो जाती है तो हमारे फेडरल सिस्टम में जुडिशरी पूरी तरह इंडिपेंडेंट है जो उसको सॉल्व कर देती है, ठीक है। फिर 7वें नंबर पर आ जाओ। ये कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये कह रहा है बताओ इंडिया के अंदर जब खेती बाड़ी होती है तो कौन कौन से फैक्टर इंडिया में अफेक्टेड होते हैं। तो आप बताओ क्या हर एरिया में एग्रीकल्चर का काम हो सकता है? देखो वाटर को देखना पड़ता है, टेम्परेचर को देखना पड़ता है, वहाँ पे एरिया कैसा प्लेन है उसको देखना पड़ता है, आपको पैसे को भी तो देखना पड़ेगा। तो वही सारे फैक्टर आपको बताने हैं कि किसी जगह पर कहाँ पर कितनी फसल वगैरह उगाई जाएगी, कितना क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, वो कौन कौन से फैक्टर है वो हमें बताना है। नेक्स्ट है कि अगर ये नहीं करना तो ये क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। देखो जब आप जगह बदल बदल के आप क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस करते हो ना तो वो होता है। अभी आपको और अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ। तो देखिए पहले हम बता देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो आंसर तो ये हो गया क्लाइमेट। क्लाइमेट अफेक्ट करता है। क्लाइमेट में स्पेशली रेनफॉल एंड टेम्परेचर, ठीक है, अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन हो गया। दूसरा सोइल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी किस प्रकार की है वो भी डिटरमाइन करेगी फसल कैसे उगानी है, कौन सी उगानी है। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, क्या हमारे पास पानी का साधन है, सिंचाई के साधन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। ये 3 पॉइंटों में हो गया। फिर उसके बाद ये था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसकी क्या विशेषता है। तो आप बताओगे पहले से पहले फॉरेस्ट की लैंड को क्लियर किया जाता है, फिर क्रॉप्स को जो है उगाया जाता है कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए भी लिख सकते हो आप। फिर जो लैंड है ना उसको फिर कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फार्मर जो है फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर तीसरा, ये प्रैक्टिस जो होती है फॉरेस्ट एरिया और हिली रीजन में की जाती है, ठीक है। पॉइंट्स में लिख दिया गया है क्योंकि एसएसटी पॉइंट्स में लिखने से सारा बेनिफिट मिलता है।
ठीक है, अब आएंगे हम लॉन्ग जो हमारे आंसर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, देखो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक्शन डी है, लॉन्ग आंसर्स हैं। तो इसने बोला है कि आपको एक्सप्लेन करना द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी, कौन कौन से फैक्टर्स जो है यहाँ पे अफेक्ट होंगे। ठीक है, और फिर बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। आप खुद सोचो ना कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पर पॉपुलेशन कम है। जनसंख्या मतलब जो लोग होते हैं वो कहाँ ज़्यादा होते हैं, कहाँ कम होते हैं, कौन सी चीज़ें तय करती हैं। देखो, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो लैंड कैसी है, जैसे हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था, है ना, उसी के जैसे ही तो है। और दूसरा कम्युनिटी, कास्ट, उस प्रकार के जो लोग हैं, क्योंकि अपने लोगों के साथ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट लास्ट में लिखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो अफेक्टिंग नहीं है, मतलब अफेक्टिंग पूछा ना, तो आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो बताने चाहिए। बाकी आप जैसा मर्जी बताओ, 5 पॉइंट है तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आंसर देखो। तो पहला हो गया क्लाइमेट। तो आप बता दो कि जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, अगर आप और आगे लिखना चाहें। दूसरा रिलीफ कैसा है, रिलीफ अगर प्लेन जगह है तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जबकि माउंटेन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है सॉइल फर्टिलिटी, अगर मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो क्या होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। और अगर अनफर्टाइल है तो पॉपुलेशन कम होगी। वाटर, जहाँ वाटर अवेलेबल होगा वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जहाँ वाटर कम अवेलेबल होगा वहाँ कम पॉपुलेशन होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अगर जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, अर्बन एरियाज हैं, जहाँ पर लोग कमाई का साधन बना बैठे हैं, तो वहाँ पे तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ पर कमाई का साधन नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, तो वहाँ से लोग धीरे धीरे पलायन करेंगे, है ना। तो वही है बस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फिर अगर ये वाला नहीं करना तो इसमें ये वाला करना होगा। मतलब 9th क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 नंबर में है। तो ये कह रहा है कि आपको एग्जामिन करना है द अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टूवर्ड्स एजुकेशन ऑफ इंडियंस, मतलब इंडियंस के एजुकेशन के लिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी क्या अप्रोच थी उसके बारे में बताना है। आपको तो पता ही है, ज़्यादातर तो उन्होंने इंडिया की तो एजुकेशन को तो बेकार ही समझा और अपने देश का एजुकेशन यहाँ पर अप्लाई करने लगे। मेकाले का पता ही होगा, जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस जिन्होंने करा, है ना। ये करना है, आपको ये करना है कि कौन सी टाइप की एजुकेशन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है यहाँ पे आपको एडवोकेट करी है इंडियंस के लिए, उसी के रिगार्डिंग आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर आंसर में पढ़ देता हूँ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका एजुकेशन जो था इंडियंस के लिए क्या अप्रोच था। तो पहला आप लिखना, ये नंबर 1 है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन टू क्रिएट क्लर्क्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ब्रिटिश लोग ना भारत के अंदर अपने एजुकेशन इसलिए लाए थे ताकि वो हमें क्लर्क बना सके और अपने लिए फ़ायदा उठवा सके। दूसरा, इंग्लिश को प्रमोट किया गया था इंस्ट्रक्शंस के लिए। तीसरा, जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन थी ना उसको नेगलेक्ट किया गया। चौथा, एजुकेशन वाज लिमिटेड टू स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सिर्फ रिच पीपल के लिए एजुकेशन अवेलेबल थी, आपको पता ही होगा, है ना। पांचवा, कि इससे फायदा भी हुआ भारत को। क्या फायदा हो कि हम जो है ना ब्रिटिश सरकार से जो हमें लैंग्वेज वगैरह आई तो हम आपस में जो ब्रिटिश सरकार की बहुत सी चीज़ समझ भी पाए, और फिर हमने उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। इट हेल्प सर्व मॉडर्न आइडियाज बट सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन मॉडर्न आइडियाज को हमने स्प्रेड तो किया इसने, लेकिन ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट में करा। जो मैंने आपको बताया वो भी आप पॉइंट लिखना चाहे लिख सकते हो। ठीक है, और ये वाला भी आप पॉइंट लिख सकते हो कि इससे क्या मॉडर्न आइडियाज बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए यहाँ कर रही थी। फिर उसके बाद है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, उन्होंने जो है ना वो क्या बताया एजुकेशन इंडियंस के रिगार्डिंग। तो उन्होंने कैसे एजुकेशन के लिए बात करी है, तो देखो उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग की बात करी थी कि बच्चों को ना प्रकृति के आसपास इर्द गिर्द ही बच्चों को एजुकेशन करानी चाहिए। उन्होंने क्रिएटिविटी की बात करी, फ्रीडम की बात करी, लर्निंग की बात करी। उन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करी, मोरलिटी जो होती है ना बच्चे के अंदर वैसी एजुकेशन होनी चाहिए, वो उन्होंने बात करी। उन्होंने रोड लर्निंग को बोला बेकार है, ये जो रट्टा फिक्शन बच्चे करते हैं, जो बहुत सख्त डिसिप्लिन होता है, ये भी चीज़ सही नहीं है। उन्होंने शांति निकेतन में बनाया था इन्हीं आइडियाज़ के बिहेव पर। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है।
देखिए अब ना यहाँ पर सेक्शन ई स्टार्ट हो गया। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत इजी होते हैं। आपको पैसे पढ़ के इनके आंसर देने होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी स्कोरिंग है, इन्हें बिल्कुल मत लीव करना। तो समझ लेते हैं 10वें में क्या बोला गया है। ये कह रहा है आपको पैसेज को पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये कह रहा है इन द सोशल एनवायरमेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो सामाजिक जो पर्यावरण है ना उसके जो लोगों का जो समूह होता है या जो कम्युनिटीज होती है, मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड, उनको ऐसा अनुभव होता है कि उनको समाज से एक तरह से काट दिया गया है, अलग कर दिया गया है। और मतलब कुछ ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं जो समाज से कट जाते हैं। तो ऐसे जो समूह जिन्हें समाज से काट दिया जाता है ना, तो वो एक तरह से मार्जिनलाइज होते हैं। तो ये देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज, आखिर उनको मार्जिनलाइज क्यों करते हैं? पता है मार्जिनलाइज क्या होता है? मतलब एक तरफ धकेल देना, उनसे इक्वलिटी वगैरह छीन लेना, उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देना। ये कह रहा है आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर वो क्यों इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, यहाँ बता रहे हैं क्योंकि उनकी ना हो सकता है लैंग्वेज अलग हो, वो अलग कस्टम्स को फॉलो करते हो, ठीक है, और वो अलग जो है रिलीजियस ग्रुप से हो, ठीक है, जो मेजोरिटी के लोग हैं उनसे वो अलग हो। तो ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को माइनस फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? ये कह रहे हैं ऐसा इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं, वो बहुत ही लो सोशल स्टेटस के होते हैं, और व्यूड एज बीइंग ए लेस ह्यूमन देन अदर, और अपने आप को कम दूसरों के मुकाबले आंकने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो माइनस ग्रुप होते हैं ना, ठीक है, वो आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी, वो हमेशा अपने आप को हॉस्टिलिटी और फियर के साथ देखते हैं। और इस प्रकार का जो सेंस होता है ना, जो उनमें डिफरेंसेस का अपने आप ले आता है, और उनको जो एक्सक्लूजन को फेस करना पड़ जाता है, जिससे कि वो लोगों के साथ में नहीं रह पाते हैं, ठीक है, और उन्हें अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी फिर नहीं मिल पाती, ना रिसोर्स मिल पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये कह रहे दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, और उन्हें जो है वो डिसएडवांटेज को महसूस करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, और पावरलेसनेस, उनके पास शक्ति भी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने आप को ग्रुप बना सके, शक्तिशाली बन सके, अपने लिए काम कर सकें, क्योंकि उनके पास ये संसाधन नहीं है। ठीक है, और मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु ऑन लैंड आर वेल्थी, और दूसरी ओर वो लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, वेल्थी हैं, बेटर एजुकेटेड है, पॉलिटिकली जो पावरफुल है, उनसे भी कोई ना सपोर्ट नहीं मिलता, वो ये मतलब है ना। तो दस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम, इसे मार्जिनलाइज ये करें एक प्राय एक ऐसा अनुभव होता है जो एक स्पेयर में पाया जाता है। ये इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर, इसमें सारी चीज़ें जो है वो काम करती हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप होते हैं ये सोशली फील, अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है वाई डू सम कम्युनिटीज फील मार्जिनलाइज। ये कह रहा है कुछ जो कम्युनिटीज होती है ना, उन्हें ये क्यों फील होता है कि वो मार्जिनलाइज हैं। देखो यहाँ पर क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग होती है, हमने पढ़ा था ना भी, वो अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, उनका कस्टम अलग होता है। सब आंसर इसी में आपको मैंने अलग से दिखा भी देता, मैंने कैसे लिखे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि वाई आर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज। ये कह रहा है कि ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती है ना, ये फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाती रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ का? क्योंकि ये फील जो है ना वो ज़रा फियर फील करती हैं, ठीक है, इसलिए फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा पाते। इनका जो दूसरे लोग होते हैं उनको डोमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर हाउ डज मार्जिनाइजेशन डिस एम्पावर कम्युनिटीज़। ये कह रहे जो मार्जिनेशन होता है वो इन्हें डिस एम्पावर क्यों कर देता है? वही चीज़ है ना, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पावर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं, एजुकेशन नहीं है, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, जो भी हो सकता है। अब आप आंसर देखो। देखिए पहला है ना कि ये जो कम्युनिटीज होती हैं वो माइनस क्यों फील करती हैं, क्योंकि इनका रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। ठीक है, आपको पैसेज में से देख के लिखना है, ठीक है, तो पैसेज में से ढूंढना आ गया तो आप कर लोगे। ये कह रहा है कि वाई आर माइनस कम्युनिटीज अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये सोसाइटी से एक्सक्लूडेड हुई है, इनके पास पावर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ठीक है, वही है। और फिर ये कह रहा है डिसएम्पावर। ये कह रहा है हाउ डज मार्जिनाइजेशन डिसएम्पावर कम्युनिटीज, कैसे कर देता है? क्योंकि ये जो डोमिनेंट ग्रुप है ना, इनको ये जो है आगे नहीं बढ़ने देते, या दे आर अनेबल टू असर्ट देयर राइट, ये अपने राइट नहीं गेट कर पाते। जो अपने उसमें पढ़ा है पैसेज में से वही से देख के लिख देना है, ठीक है। अब देखो पैसेज तो कैसी भी आ सकती है, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छा यही रहेगा कि पहले आप खुद करो,
फिर आप देखो कि आपके जो आंसर है जो मैंने समझाए थे वो कैसे निकले हैं, ठीक है। इसी में से आपको ढूंढने होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये देखो, ये कह रहे लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशन। ये जो कानून जो है ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बहुत सारी सिचुएशन में। वेदर दिस बी द मार्केट, चाहे वो मार्केट हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, ठीक है, क्योंकि ये ना लोगों को जो अनफेयर प्रैक्टिस होती है उसे बचाता है। ये कह रहे कुछ प्राइवेट कंपनीज जो होती है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये जो बिजनेस पर्सन होते हैं, इन ऑर्डर टू मेक हाई प्रॉफिट, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ना अनफेयर प्रैक्टिस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे जो वर्कर होते हैं ना उनको बहुत कम पैसे देते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे बच्चों को काम पे रख लेते हैं। उनको एनवायरनमेंट की कंडीशन जो जिस वक्त जहाँ वो काम करते हैं वो अच्छी उन्हें नहीं मिलती है। एनवायरनमेंट को वो डैमेज कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस तरीके से ये कह रहे गवर्नमेंट जो है ना ऐसी चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, तो अब आम लोगों को इसका फ़ायदा कैसे मिले। तो गवर्नमेंट को ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। और वो कैसे कर सकती है, कानून बना के कर सकती है, अनफेयर प्रैक्टिस को रोक सकती है, ठीक। अभी एक बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पर, ये कह रहा है कि गवर्नमेंट देखो कानून तो बना सकती है, ठीक है, कानून तो बहुत सारे बनते रहते हैं, लेकिन उसका फायदा तब है जब वो कानून लागू हो जाए, ठीक है। लॉज दैट आर वीक एंड पुअरली एनफोर्स कैन कोज, अगर वो कानून बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो लागू ही नहीं हो पा रहे तो वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। लोग बाहर निकलेंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, दोबारा से कम मतलब करेंगे, क्योंकि दोबारा अगर हो गया तो फिर चले जाएंगे, फिर हम दोबारा कर लेंगे, ये मतलब है ना। तो ये कह रहा है वाई डू सम प्राइवेट कंपनीज रिसोर्ट टू अनफेयर प्रैक्टिसेस। बताओ ये जितनी प्राइवेट कंपनीज होती हैं ये अनफेयर प्रैक्टिसेस क्यों करती हैं? आपको पता है प्रॉफिट कमाने के लिए, सब मिल ही गया होगा आपको इसमें आंसर। पैसे समझ में आ जाए ना, आंसर आप बना बना के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया ना, प्रॉफिट कमाने के लिए करती हैं, क्यों और किस लिए करेंगे, ठीक है, हायर प्रॉफिट के लिए, ठीक है। मैं सीधा आंसर की तरफ ले जाता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई कानून बनाए, उसे लागू भी करे। ये कह रहा है वाई इट इज नॉट एनफ फॉर द गवर्नमेंट टू सिंपली मेक लॉ। मतलब बताओ खाली लॉ बना देना ये काफ़ी क्यों नहीं, क्योंकि उसे जो है ना एनफोर्स हो सके, वो पावरफुल बन सके लॉ, ताकि लोग उसको कमजोर समझ के उसका फायदा ना उठा सके, ऐसा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। देखो सारे आंसर इसी में मिल गए। और देखो बच्चों पैसे को 2-3 बार भले ही पढ़ना पड़ जाए, पढ़ना बेटा अच्छे से, क्योंकि इसमें स्कोरिंग है, सुन रहे हो मेरी बात, क्योंकि पैसेज में अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो आपकी परसेंटेज बहुत डाउन हो जाएगी, ठीक है। आंसर ये हो गया हाई प्रॉफिट का, ठीक है। दूसरा कि ये गवर्नमेंट जो है वो जैसे कानून बनाती है तो अनफेयर प्रैक्टिस को रोक सकती है, सोशल जस्टिस दे सकती है, और लॉ जो है वो एनफोर्स के होने चाहिए, जो वीक और पोअरली जो एनफोर्स लॉ है वो सीरियसली जो हार्म कर सकता है पीपल को, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये आप पढ़ लेना सारे। देखिए उसके बाद ये 12th नंबर पर है, ठीक है, ये पैसेज है, फिर इसको पढ़कर हमें इसके आंसर देने हैं। ये कह रहे हैं व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं और या स्टोरी लिखते हैं तो हम ना उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। आखिर में ऐसा क्यों करते हैं? ये कह रहा है हम पता है ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जो चैप्टर होता है ना उसमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कोहेरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट, और हम इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं ताकि एक सेंस बन सके और उसको फॉलो किया जा सके। मतलब हम ना पूरे के पूरे जो हिस्ट्री होती है उसे चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि किसी न किसी लिंक से वो जुड़ जाए और फिर हमें समझ में आ जाए। लेकिन इसी प्रोसेस में ना हम फोकस करते हैं कुछ इवेंट को, जिससे कि हम एक शेप बना सकते हैं स्टोरी की। अगर इन द हिस्ट्रीज के अंदर दैट रिवॉल्व, और पता है हम एक मेन चीज को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर उसके आसपास की सारी चीजें हम स्टडी करने लग जाते हैं। ये कह रहा है अब हिस्ट्री में क्या हुआ, जो हिस्ट्री लिखी गई ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल, उन्हीं के रिगार्डिंग लिखी गई, और जो है ना इंडियन जो है ना उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं आते थे, इंडियन के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। और इसलिए यहाँ पर बोला गया कि देखिए अ न्यू सेट ऑफ द विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। जो आज की जो डेट है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। मतलब कहने का कि अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा था ना वो अपने हिसाब से लिखा था। अब जब हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं ना हमें समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है ना। तो अब यहाँ बताना ही चाहता है कि अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा था ना वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लिखा, और एक चीज को लेकर उसी के इर्द गिर्द पूरी हिस्ट्री घुमा दी गई, बता दी गई।
जैसे अंग्रेजों के बेनिफिट, अंग्रेजों के फायदे, उसमें इंडियंस की वैल्यू कोई बता ही नहीं गई। इसलिए अब न्यू डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अब इंडियन की हिस्ट्री पता लगेगी, इंडियन के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आपको ब्रीफली पढ़ के बता दिया। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री और स्टोरी इनटू चैप्टर्स। ये तो आप समझ ही गए कि भाई हम हिस्ट्री को अलग अलग चैप्टर्स में क्यों स्टडी करते हैं, ताकि एक उसका सही मीनिंग पता लग सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके, है ना। फिर ये सीधा आंसर में चलते हैं ना। ठीक है, चलो, तो आप पहले वाले का आंसर तो बता दोगे कि भाई व्हेन वी राइट हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ आंसर में देखते हैं। तो आप बताओगे टू मेक स्टोरी मीनिंगफुल, जो स्टोरी है वो मीनिंगफुल हो सके, ऑर्गेनाइज हो सके, इजी टू अंडरस्टैंड, पैसिव में से था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है व्हाई वर द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस नेग्लेक्टेड इन अर्ली हिस्ट्री राइटिंग। ये कह रहा है कि जो इंडियन है ना, उनकी बातों को क्यों नेग्लेक्ट किया जाता था। वही आप समझ ही गए क्यों नेग्लेक्ट किया जाता था। आप बोलोगे क्योंकि उस समय केवल ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स को ही जो फोकस किया जाता था, इसलिए इंडियन जो थे उनकी वैल्यू थी नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन कभी लिया ही नहीं जाता था। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जो जो न्यू डेट्स है वो क्यों इंपोर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि इंडियंस को जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इंडियन के जो स्ट्रगल्स हैं, वो अब हिस्ट्री में सेंट्रल में आ गए, इसलिए ये न्यू डेट्स इंपोर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, और हिस्ट्री जो है इज व्यूड फ्रॉम पर्सपेक्टिव इंडियन। अब इंडियन के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री देखी जाएगी ना कि ब्रिटिश रूलर्स के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने तो अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैसेज है 13वां है, तो इसको पढ़ता हूँ। ये कह रहा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। आप खुद जानते हैं बच्चों, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो डिमांड बढ़ती चली जाती है, तो इससे क्या होगा, प्रकृति को नुकसान होगा। जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में है वो नहीं रह पाएगी, है ना। नेचुरल जो रिसोर्स है वो लॉस होने लग जाएंगे। तो ये कह रहा है देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। इसलिए कह रहा इसे रोकना पड़ेगा, जो लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है ना उसको रोकना पड़ेगा। कैसे रोक सकते हैं, ये लिखा है, पेड़ लगाकर, लैंड रिक्लेमेशन करके, ठीक है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स करके, फर्टिलाइजर एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। ये सब कुछ रीजन वगैरह दे रखे हैं, इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, बचा सकते हैं हम अपनी जमीन को। तो कह रहे हैं विच नेचुरल रिसोर्सेज इज थ्रेटेंड विद डिप्लेशन ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो कौन सी चीज बहुत ज़्यादा डिप्लेट होती चली जा रही है, आपको इस पैसेज के हिसाब से बताना। तो लैंड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप बता दो कि लैंड की बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कॉमन मेथड बताओ लैंड कंजर्वेशन, जमीन को बचाने के तरीके बताओ। तो यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं। ये कह रहे हैं हाउ डज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कैसे नुकसान होंगे, तो आप ये बता सकते हो क्या क्या नुकसान होंगे। ठीक है, सारे मेंशन है, अब आंसर देख लो। तो पहले वाले का होगा लैंड रिसोर्सेज, फिर ये अफॉरेस्टेशन, देखो सब पैसेज में से ही है, फिर ये हो गया। ठीक है, ठीक है, और ये हमने पूरा बता दिया। अब आ जाओ आगे, अब है मैप वर्क। देखो मैप वर्क तो मैप का मैं अलग से आपके लिए वीडियो वगैरह ले आऊँगा। हाँ, इस वीडियो में ये बता रहा था कि ये मैप जो है कौन से स्टेट में है, ठीक है, ये कौन सी यूनियन टेरिटरीज में है। ठीक है, और ये जो विजुअली इम्पेयर्ड है इनके आंसर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए डांडी जो है वो गुजरात में है, चंपारण जो बिहार में, दिल्ली जो है वो आपको पता है नेशनल कैपिटल है, ये आपको मैप में भरना है। ठीक है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में, जलालाबाद बाग पंजाब में। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, हो सके तो प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कि ये पूछा गया है कि डांडी कहाँ पर है, वही गुजरात में, चंपारण कहाँ पर है, बिहार में, बक्सर कहाँ पे, बिहार में। और जो बच्चे हैं ना बाकी, इसको भी देख लेना, कई बार ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, झांसी का है यूपी में, और जलियांवाला बाग का है पंजाब में। तो इतना ही था इस वीडियो में। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ डियर स्टूडेंट्स।